10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं और ऐसे में तैयारी कर ली गई है। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक लंबा इंतजार रहा, 10 साल का लंबा इंतजार। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 18 सितंबर को पहला चरण, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा 1 अक्टूबर को। और इसके साथ ही आखिरी चरण का मतदान 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिल जाएगी। 18, 25 और 1 तारीख को 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। 1 तारीख को हरियाणा में भी होंगे और इसके साथ ही 4 तारीख को 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की तारीखों का यह ऐलान किया है। हरियाणा की जो 90 सीटें हैं उसमें वोट डाले जाएंगे और जो दोनों ही राज्यों के नतीजे वो 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा है। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ पहली बार, उसके बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन 24 का चुनाव 14 से अलग होने जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला मौका होगा। लद्दाख के अलग होने के बाद पहला चुनाव होगा और इसके साथ ही परिसीमन के बाद भी यह पहला चुनाव होगा। परिसीमन के बाद जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो चुकी हैं। कश्मीर रीजन में 46 से 47 यानी कि 1 सीट की बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से 90 सीटों पर वोटिंग होगी और जो जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं वो लगातार इस बात को लेकर कंसेंसस में थी कि इलेक्शन होने चाहिए। अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसने कहा था कि 30 सितंबर से पहले यहां पर चुनाव को संपन्न कराया जाए, क्योंकि 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है और इसीलिए बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट भी होने जा रहा है। हरियाणा की 90 सीटें हैं। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर इन दोनों ही चुनावों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं लोकसभा चुनावों के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन चुनावों पर लोकसभा चुनावों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज बहुत सारी चर्चा हम दहाड़ में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और राजनीतिक दलों के बयान इसको लेकर क्या आए, आपको वो सुनवा देते हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. हमारी उम्मीद है कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि हम नफरत की हुकूमत नहीं बनाना चाहते। वो तो नफरत की हुकूमत पे है कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। इस रियासत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। हम तो सबके लिए लड़ना चाहते हैं। सब मुसीबत में है, सब मुश्किलात में है, सिर्फ एक कौम मुश्किल में नहीं है। तो जो उनका वो रवैया है, अगर इस भारत को बचाना है तो भारत बच सकता है सिर्फ जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई। इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। गोलियों बम्बों की बजाय इंडस्ट्री ने ली है, व्यापार उद्योग वहां बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं।
हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। आइए सबसे पहले दहाड़ में आज सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज ये रहेगा कि क्या ये जम्मू कश्मीर का सबसे अहम चुनाव है? क्या अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य की मांग वहां और तेज होगी? 370 के बिना फारूक और महबूबा का दांव क्या चलेगा? हरियाणा में उलटफेर कर पाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? और क्या लोकसभा चुनावों का असर इन चुनावों पर भी पड़ेगा? क्या वो इंपैक्ट कैरी फॉरवर्ड होते हुए विधानसभा चुनावों में नजर आएगा? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही मोहम्मद रफीक साहब है पीडीपी के प्रवक्ता, एडवोकेट नीलोफर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है, जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं पूर्व डायरेक्टर ईसीआई के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सोहेल काजमी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में 1 मिनट का टाइमर रहेगा ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए और उसके बाद इस चर्चा को ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहले आना चाहूंगी विजय शर्मा जी आप ही के पास, क्योंकि एक जमहूरियत का जश्न देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन की तारीखों के ऐलान के साथ ही। जाहिर बात है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, परिसीमन हो चुका है, 370 हट चुका है। जमहूरियत की जीत और जमहूरियत का जश्न बरकरार रहे, बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के साथ इन तारीखों के ऐलान के साथ अब खड़ी है? देखिए पूर्णिमा जी, बीजेपी जो है अपना पूरी तरह से मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुकी है और हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हमने जिस तरह से 370 हटा के वहां अनुसूचित जाति और जनजाति को वहां आरक्षण का लाभ दिया है और किस तरह से वहां हमने सीटें रिजर्व की है, जो यहाँ का संविधान था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, तो वहां किस तरह से पत्थरबाजी खत्म हुई है, किस तरह से हमने वहां आतंकवाद पर लगाम लगाई है, किस तरह से वहां फॉरेस्ट का जो ऊपर घेरे जा रहे थे उनको मुक्त कराया है, किस तरह से रामराज लाने का हमने काम किया है। और हमने ये वोट बैंक की राजनीति के तहत नहीं किया। आपने देखा होगा लद्दाख में हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि वहां कुछ लोग पाकिस्तान परस्त भी बैठे हैं। तो हम तत्कालिक लाभ नहीं देखते, हम पहले देश हित देखते हैं। तो देश हित में जो जरूरी था हमने वो काम करके दिखाया। और वहां किस तरह से यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी कि वहां तिरंगा सामने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपने देखा होगा वहां गोली तो दूर, वहां एक पत्थर भी नहीं चलने दिया हमने। तो हमारा पूरा भरोसा है जिस तरह से पिछली बार हमारी सीट आई थी उससे भी ज्यादा सीट। डॉक्टर अजय उपाध्याय, विजय शर्मा कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे वहां पर हैं जो कि पाकिस्तान प्रेमी हैं, मैं उससे इतर हट जाती हूं, बयानबाजी को दूर रख देती हूं। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि आज तो खुशी का माहौल है क्योंकि सभी पार्टी चाहती थी कि विधानसभा के चुनाव हों और 10 साल बाद ये मौका आया है और बदलता कश्मीर तो जाहिर है कि सभी को अच्छा लगता होगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। पहले तो जम्मू कश्मीर के आम जनता को विशेष तौर पे बधाई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुख्य धारा में इस चुनाव विधानसभा चुनाव के माध्यम से वो आने की स्थिति में है। और सुप्रीम कोर्ट को विशेष धन्यवाद, जिसके कहीं न कहीं निर्देश पर और कंपल्सन के कारण केंद्र सरकार ये चुनाव कराने के लिए आज तैयार हुई है। चुनाव आयोग को ये कहीं न कहीं अचानक नींद से वो जागी है। ठीक है, परिस्थितियां जो भी है, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बात रखी हो, लेकिन ये सबको पता है कि आतंकवाद की घटनाएं पिछले जब से सरकार ये थर्ड मोदी जी की बनी है ओथ लिया है, तकरीबन 27 आतंकवादी हमला हुआ है और 15 सैनिक जो है लगभग हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, मैं मानता हूं। और 2019 से अब तक जो है 683 आतंकवादी हमला हुआ, शहीद लगभग हमारे सोल्जर जो हैं 258 हुए हैं। इस तरह से 170 सामान्य नागरिकों की भी हत्या इस पूरे कार्यक्रम में हुई है। बेरोजगारी का आलम जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, सबको पता है। 65% खाली पद पड़े हुए हैं, 18% से ज्यादा जो है बेरोजगारी दर है। कश्मीर पंडितों की दुर्दशा पूरा देश जानता है। मैं आती हूँ, पता है कि जम्मू कश्मीर मोहम्मद रफीक साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि अब तो 370 भी नहीं है मोहम्मद रफीक साहब, 370 एब्रोगेट हो चुका है। लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी की क्या स्थिति रही वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मोहभंग कश्मीरियत का, कश्मीरियों का आपकी पार्टी से किस तरीके से हुआ है, क्या उसकी वजह आप अपनी विचारधारा को मानते हैं? और दूसरा, अब जब तारीखों का ऐलान हो ही चुका है तो जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीद क्या रखते हैं आप इन चुनावों के माध्यम से?
मुझे नहीं पता कि ये सवाल पूछ के आप किस पार्टी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दूंगा। आप नहीं, एक मिनट साहब, एक मिनट, नहीं एक मिनट, ना एक मिनट, आपका टाइमर दोबारा से शुरू करूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 370 हटा या नहीं हटा? हटा। आपका लोकसभा चुनावों में क्या हाल रहा? उसका जवाब दे दूंगा। अरे नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, आपने कहा कि मैं किसी पार्टी, एक मिनट साहब, मैंने ऐसा कौन सा फैक्ट है जो गलत कोट किया, ये बताइए मुझे। आप जवाब ले लेना। मैंने फैक्ट कोई गलत कोट किया हो तो बताइए मुझे। मैंने फैक्ट गलत कोट किया हो तो बताइए मुझे, कोई भी। मोहम्मद रफीक, बेवजह की बातें करके अपना ओपनिंग स्टेटमेंट का समय मत खराब कीजिए ना साहब। जो पूछा वो बताइए, क्या समस्या है उसमें? मैं जवाब दे रहा हूँ। तो फिर आपको पहले लाइनर की जरूरत नहीं थी, आप सीधे जवाब देते, फिर उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। अननेसेसरी कमेंट से सर बचा करिए, अगर आपको अपने लिए अननेसेसरी कमेंट्स पसंद नहीं है। अब अपनी बात को पूरा करिएगा और इनका टाइमर दोबारा से शुरू करेंगे। आप जवाब सुनिए। मैं समझता हूँ आपकी डेस्परेशन को, समझ सकता हूँ। आप जवाब, मैं भी समझती हूँ सर आपकी डेस्परेशन को, आपकी फ्रस्ट्रेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। और अच्छी बात यह है कि कम से कम अब वहां की जनता भी समझती है। बोलिए। देखिए, मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जिसको भारत की रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, उन्होंने तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की और 40-45 लीडरों को पार्टी से एक साजिश के तहत निकाला। अच्छा। कोशिश तो ये थी कि पीडीपी सारी खत्म हो जाएगी, उनका निशान तक भी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पार्टी जिंदा है, लोगों में है। और जम्मू कश्मीर में उसके लीडर्स, उसके कार्यकर्ता, उसके सपोर्टर्स, उसके वोटर्स जिंदा है। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये कहा था कि पीडीपी का कहीं निशान ही नहीं है, उनके लिए ये मैसेज कि 5.5 लाख वोट हमने पार्लियामेंट इसमें इलेक्शन में हासिल किए, तो आप दो जगह पर हम दूसरी पोजीशन पर रहे। इसलिए आपका ये कहना है कि आपकी पोजीशन क्या बनी, उसका जवाब ये है कि दो श्रीनगर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी और अनंतनाग और राजौरी पुलिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम दूसरे नंबर पर रहे। एक तो ये, दूसरा ये कि एक मिनट खत्म हो गया है साहब। मोहम्मद रफीक साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट लेना था मुझे और उसकी लिमिटेशन 1 मिनट की है। डिबेट ओपन करूंगी, इसको आप यहीं से कंटिन्यू रखिएगा। लोफर जी, 1 मिनट का समय रहेगा। मैम पहले ही ब्रीफ कर दे रही हूं आपको, और अब आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या स्थिति, क्या पोजिशनिंग आप अपनी पार्टी की देखती हैं, एंड स्पेशली जब मैं ये सवाल पूछती हूं कि क्या लोकसभा चुनावों का इंपैक्ट पड़ेगा इन विधानसभा के चुनावों पर, और डीलिमिटेशन के बाद आपकी पार्टी की पोजिशनिंग कैसी है? नीलोफर जी। देखिए, हमारी पोजीशन जो है, आपने लोकसभा के इलेक्शंस तो अभी हाल ही में देखकर उनके रिजल्ट्स पे मोर देन 35 सीटें जो थी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चली। और हमें उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अनाउंसमेंट भी हो गया, शेड्यूल भी आ गया है, हमें उम्मीद है कि हम उससे ज्यादा बेहतर करेंगे। और आने वाली हुकूमत जो होगी, चुनिंदा हुकूमत यहाँ की लोगों की होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो अपना मैंडेट देकर जो इनके मुश्किलात है, चाहे वो यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ये गवर्नेंस को लेकर है, हर किसी चीज को लेकर है, जितनी भी मुश्किलात है उनका जितना भी अजाला नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी और दिल से करेगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये लोग जो है, चूंकि मैंडेट उनके पास होता है, वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही भारी बहुमत दे देंगे और उनकी हुकूमत होगी और किसी कोलिशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगी, चाहे लोगों का प्रेशर था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, या चाहे वो किसी का भी प्रेशर था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल चुनाव हो रहे हैं, और ये तमाम पार्टीज भी चाहती थी कि चुनाव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण था। जल्दी से एक बार विवेक चौधरी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन उसी बीच में जाहिर है कि हरियाणा को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 90 सीटों पर जेजेपी की पोजीशनिंग किस तरीके से नजर आती है, क्योंकि बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में बाकी पार्टीज भी हैं, कितनी मजबूती और किसका साथ जेजेपी के पास? पूर्णिमा जी, धन्यवाद पहले तो मैं आपका करना चाहूंगा। और जो बात आपने कही कि 90 सीटों पे किसका साथ जेजेपी के साथ, तो हरियाणा प्रदेश की जनता का साथ जेजेपी के साथ है। और वो हरियाणा प्रदेश की जनता ही थी जिसने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को मात्र 9 महीने के अंदर 10 सीटें देके और हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और आज 4.5 साल हमने सरकार में रहते हुए बहुत अच्छे जो कार्य किए, उन्हीं को लेके जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, जननायक जनता पार्टी पहले सहयोगी के तौर पे रही थी, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी
मुख्य दल बन के उभरेगी और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। हम तो एक चीज जानते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया पूर्णिमा जी, पर जननायक जनता पार्टी का जो विजन था उसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश की जनता चलने का काम कर रही है। ठीक है सर, आपका 1 मिनट का समय खत्म होता है। मोहम्मद अमीन साहब आपके पास, फिर काजमी साहब आपके पास आऊंगी। मोहम्मद अमीन साहब, पहले तो बधाई के पात्र। अब एक लाइन वहां से आई कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था या क्या था क्या नहीं था, लेकिन हम इससे आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को लेकर इलेक्शन कमीशन शायद तैयार है अपने विजिट के बाद से ही, और इसीलिए बहुत कम गैप है जब तारीखों का ऐलान है होने वाले इलेक्शंस के लिए, जम्मू कश्मीर खास तौर पर। देखिए, इस बात को तो आप मानेंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उससे पहले से ही हमारा वहाँ पे चल रहा था प्रसीमन, जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन, और वहाँ पर हमें एससी और एसटी की जो सीटें बढ़ाई गई हैं, आपने देखा है जो इस इलेक्शन में काम आएंगी, अब वो 90 सीटें हो गई हैं। आप ये देखिए कि हमारा जो काम है सारा साल चलता रहता है, चाहे वो वोटर लिस्ट बनाने का हो। देखिए, अभी भी मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 20 अगस्त तक ये उनका आएगा पब्लिकेशन, जो आएगा वोटर लिस्ट का, उससे पहले तक वोटर्स बनने के लिए समय है वोटर्स के पास, वो अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और जहाँ तक बात है सर इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन हमेशा ईमानदारी से इलेक्शन कराता है। आप देखेंगी कि इसमें जो सीटें भी बढ़ाई गई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जो पहले शासन था उन्होंने डिलिमिटेशन को कोई परमिशन नहीं दी थी। ये जब लगा है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन और गवर्नर भेजे गए, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर डिलिमिटेशन का कार्य शुरू हुआ, और बाकायदा आप देखेंगे सीटें बढ़ी हैं दोनों, जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह सीटें बढ़ी हैं, 9 और 7 सीटें बढ़ी हैं। इसका देखिए फ़ायदा होने वाला है कि जो हमारे ट्राइबल से उनको भी वोट मिलेगा और ऐसी कैंडिडेट जो थे उनको भी मिलेगा, तो ये एक जनता का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से आएगा, ये जो बात सही है। और जहाँ तक सवाल है डेट्स का, देखिए अब की बार डेट्स का बड़ा ख्याल रखा गया है कि एक 18 को है, 25 को है, फिर 1 अक्टूबर को और 4 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी, गिनती की जाएगी। तो ये सिस्टम है, और सिस्टम कारण क्या है, इसमें भी समय इसलिए दिया जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब की बार आप देखेंगे जो 85 साल से ऊपर या 85 साल के लोग हैं, उनको वहाँ वोट के लिए ना पड़े, वोट डालने के लिए उनके घरों से वोट कलेक्ट किए जाएंगे, इससे पहले भी किया गया है। और ज़्यादातर चुनाव आयोग की तैयारियां जिस तरीके की थी उसका हमने एक नजारा लोकसभा चुनावों में देखा ही। जाहिर बात है कि अब विजिट के बाद वो फौरी तौर पर पक्की तैयारियों के साथ इन विधानसभा चुनावों में दोनों राज्यों में उतरेगा, लेकिन महाराष्ट्र का भी इंतजार था, बहरहाल वो अभी होल्ड पर चला गया है। झारखंड का भी इंतजार था, वो भी अभी फिलहाल होल्ड पर चला गया है, उसकी भी तारीखों का ऐलान जल्दी होगा। सोहेल काजमी साहब आपके पास आते हुए, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, और इसका सबसे बड़ा जवाब लोकतंत्र का वो महापर्व हो सकता है जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद अब होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में। डिलिमिटेशन हो चुका है, डिलिमिटेशन के बाद बहुत कुछ बदल चुका है और 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। इस बदलाव का असर किस तरीके से घाटी में, जम्मू कश्मीर में, सीइंग द चैलेंजेस अराउंड इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किस तरीके का है सर? पहला चैलेंज तो और 3 बजे तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स और टाइमिंग अनाउंस नहीं की थी असेंबली इलेक्शंस की जम्मू कश्मीर में, वो सारी स्पेकुलेशंस जो है उनको विराम लग गया, और फाइनली इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बजा दिया। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो स्पेकुलेट कर रही थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सारी नहीं कर रही थी, कुछ पंचायत का होगा या कॉर्पोरेशन का होगा, तो वो सब अब असेंबली इलेक्शंस के लिए रवा दवा हो गए। जो लोग ये कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट खुद नहीं मिलेगी, आज उनकी भी ट्यून चेंज होगी, वो भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी पार्टी प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि सियासतदान अगर सियासत नहीं करेगा तो और तो कोई रस्ते पर लगा नहीं सकता सिवाय पॉलिटिक्स। So it is good for the people of Jammu and Kashmir and good for the political parties and the political nominees who are going to fight elections. And it is definitely be creating a new political narrative. जब भी इलेक्शन होगी, रिजल्ट आएंगे, फिर नए लोग जो हैं वो सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरियत में, वो एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में खोल के आप भी देखना, हम भी देखेंगे, उससे सबसे ज्यादा योगदान लोगों का होगा,
उनकी जो पोलिंग परसेंटेज का होगा, उनकी एस्पायरेशन का होगा, उनके अपने मुद्दों, अपने मैनिफेस्टो का होगा, जो डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और बाकी चीजों पर आधारित होगा, वही जम्मू कश्मीर को एक नई राह। जल्दी से कासमी साहब एक काउंटर क्वेश्चन, जल्दी से एक काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की और अभी जब लोकसभा चुनाव हुए 58.46% अपने आप में एक रिकॉर्ड था जो देखने को मिला है। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टीज की खासतौर पर बात करती हूँ और स्पेशली मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करती हूँ, क्योंकि उन लोकसभा चुनावों में फिर चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर खुद महबूबा मुफ्ती हो, किस तरीके की उनके नतीजों के साथ जो तस्वीर दिखी थी, जिस तरीके से रिजल्ट आए, वो हम सब ने देखा। अब बदलता कश्मीर, 10 सालों में बहुत कुछ बदला है ना सर, 370 हट चुका है, बहुत सारे ऐसे सेंटिमेंट्स थे जिनको लेकर इन दोनों ही पार्टीज पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि ये दोनों पार्टीज अपने आप को रिवाइव करने की सिचुएशन में क्या घाटी में स्पेशली विधानसभा चुनाव के बीचों बीच नजर आती हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो नहीं करती और लोगों की दिल पे खरा नहीं उतरती। अब तो आने वाली इलेक्शन आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी लोगों के एस्पायरेशन पे खरा उतरती है, कौन सा पॉलिटिकल रहनुमा जो है उनको ठीक तरह से उनकी रहनुमाई कर पाएगा। लेकिन ये है कि मैं आपसे कह दूं कि ट्रेडिशनल कुछ पुराने फेसेस आपको नहीं दिखेंगे असेंबली रिजल्ट में, और जो चेहरे दिखेंगे कुछ फ्रेश फेसेस होंगे, कुछ और चीजें होंगी। जो बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, वो आपको बड़े नैरो मार्जिन से जीतती हुई नजर आएंगी और एक गुलदस्ता जो है असेंबली का आपके सामने बन के सामने आएगा, जो पूरा प्रूव करेगा लोगों की विल को। लोग आप समझदार हैं, आज हर बंदा मोबाइल से जुड़ा है, वो फाल्स नैरेटिव पे जम्मू कश्मीर को नहीं चलने देगा। जम्मू कश्मीर अच्छी जगह पे चलेगा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर की आवाम का होगा, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने देखा और असेंबली इलेक्शन में 5-10% ज्यादा देखेंगे। और वही एक और खास तौर से हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी साहब, कि पहले जिस तरीके से खासतौर से ऐसे इलाके जहां पर वोटिंग परसेंटेज पॉइंट कुछ नजर आता था, वहां पर इस बार क्लोज टू 50% इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, जो अपने आप में निश्चित तौर पर काबिले तारीफ रहा है। विजय शर्मा जी, वापस आपके पास आते हुए ये बताइए मुझे कि अब क्या स्ट्रैटेजी है। मैं स्पेसिफिकली सर बातें करूंगी, इधर उधर की बात नहीं करना चाहती। दो खास तौर पर पार्टीज, एक तरफ वहां पर अलायंस है, आपकी एनसी है, पीडीपी अपना अकेले चुनाव लड़ेगी, आपका कोई साथी नहीं, आप वहां पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी के साथ आपने किया था गठबंधन 2014 में, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे वो सबको पता है। लेकिन क्या है स्ट्रैटेजी, और खास तौर से ये डीलिमिटेशन बीजेपी को कितना मददगार करने वाला है, खासतौर से जम्मू रीजन में जहां पर नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस बड़ा है कश्मीर रीजन के कंपैरिजन में? देखिए पूर्णिमा जी, बात यह है कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास की ब्यार बहा दी। वहाँ पे आपने देखा होगा विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन हमने वहाँ बिछाई है। अब सब पूरा मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, वहाँ सोच नहीं सकता था। किस तरह से हमने अनुसूचित जाति और जनजातियों को 9 सीट और 7 सीट रिजर्व करके, उनको जो 23 दशकों से आजादी के बाद में मरहूम थे, किस तरह से हमने आरक्षण देने का काम किया, 370 हटा के वहां पे अपने जितने अपने हमारे भंगी भाई थे उनको दिया। दशकों से सीएए के माध्यम से अपने वोट का अधिकार और नागरिकता दी। किस तरह से वो दोयम दर्जे का जिंदगी जी रहे थे, तो हमने उस तरह का काम किया, हमने सहूलियत बढ़ाई है, लोगों के दुख दर्द में गए हैं, और हमने एक झटके में इस तरह का काम किया कि जो वहां दोयम दर्जे की जिंदगी जी जाती थी। लेकिन वहां की पॉपुलेशन, जम्मू रीजन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ ना आपसे, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 44% है, बनस्पत कंपैरिजन के कश्मीर जहां पर लगभग कुछ 56% के आसपास है। स्ट्रैटेजिकली सर बताइए ना, मैं सब समझती हूँ सरकार ने, केंद्र ने क्या क्या किया वो छोड़ दीजिए, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ आपसे। देखिए, जो जम्मू संभाग है वहां 6 सीटें बढ़ी है अभी जो फिलहाल है, इसके अंदर 6 सीटों में ये ज्यादातर सीटें हम जीतेंगे। और ये मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, 4 तारीख को जब मैं आपके चैनल पे बैठूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें से जितनी सीटें, कश्मीर में भी ज्यादातर सीटों पे हम, क्योंकि अब कश्मीरी युवा समझ चुका है, वहां का मतदाता समझ चुका है, इन दो परिवारों से त्रस्त हो चुका है। जल्दी से काउंटर अजय उपाध्याय जी रखना चाह रहे हैं आपकी मुस्कुराहट के साथ। अजय जी जल्दी से कोई काउंटर रखिएगा। भाई साहब ने कहा निवेश की एकदम गंगा बहा दी है। कश्मीर घाटी में 40% जो इनके प्रोजेक्ट हैं पेंडिंग है, और ग्रोस डोमेस्टिक यदि स्टेट का जो ग्रोथ होता है उसको देखेंगे तो अब 13% डाउन हो गया है इनके भी पिछले 3 साल के अंदर। और अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा साथ में भाई साहब से,
लोकसभा में तो आप कश्मीर घाटी में लड़े ही नहीं चुनाव, याद है या नहीं, भूल गए? यदि याद है तो बता दीजिएगा जनता को। और इस बार क्या घाटी में भी लड़ेंगे? ये स्पष्ट बताता है कि ये छोड़कर भागने की स्थिति में, चुनाव ही छोड़ के भागने अजय जी, जम्मू रीजन में तो ये मजबूत रहे ना सर, सुप्रीम कोर्ट के कारण इनको नहीं, लेकिन अजय जी जम्मू रीजन में तो मजबूत रहे ना 2014 के। में लड़ाई मैं कह रही हूँ जम्मू रीजन में, मैं 2014 की बात कर रही हूँ अजय जी, मैं 2014 की बात लड़ना चाहिए था। मैं 2014 की बात कर रही हूँ, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 24 में मैं 14 की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ 14 में तो इनकी मजबूती जम्मू रीजन में थी ना, और वही इनके लिए ये आइसिंग ऑन द केक है जम्मू रीजन, क्योंकि बात 2014 में तो इनकी मजबूती बहुत थी, तो ये वहीं की सीटें अब बढ़ी है डिलिमिटेशन के बाद, इसीलिए तो मैंने उनसे सवाल पूछा था। पूर्णिमा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आपने जो प्रश्न किया उसका वो जवाब नहीं दे पाए। पूरा देश समझ रहा है कि ये क्या रणनीति और क्या इनकी षड्यंत्र साजिश जम्मू कश्मीर के लिए रही। स्टेटहुड उसका खत्म किया है, स्टेटहुड उसका कम से कम जायज मांग है, उसको होना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों की जो ये आवाज और दर्द समझते हैं, सच्चाई है कि ये सिर्फ फिल्म बनवाने का काम करते हैं, उनके दर्द को उखेड़ते हैं, बस उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। तो 370 के बाद के बदलाव, 370 हटने के बाद के बदलाव आपको नजर नहीं आते हैं, फिर इसका मतलब ये कोई बदलाव, कोई बदलाव ये हुआ कि 683 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और अपने 683 आतंकवादी घटनाएं, 258 सुरक्षाकर्मी की जान गई है। ठीक है, 30 सेकंड में अपना काउंटर रखिएगा और उसके बाद रफीक साहब और नीलोफर जी के पास आऊं। अजय जी देखिए, डीडीसी में हमारी कितनी सीटें आई थी? हमारी 75 सीटें आई थी। आपको याद रखना होगा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में फर्क होता है, वो लोकल इलेक्शन था, उसमें हमारी 75 सीटें आई हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, हम देश नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, कई बार कड़े फैसले लेने होते हैं, उससे तत्कालिक प्रभाव पड़ते हैं। अजय जी सुनिए, प्लीज सुनिए, आप देखिए हमने अकेले लड़ेंगे तो सब सीट आप ही को आएगी, अकेले लड़िए, सब सीट लाइए आप अकेले। सजग हो चुकी है, वह हमारी क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आपको मैं ये लिख के दे रहा हूं। ठीक है साहब, सरकार तो आपने पीडीपी के साथ मिलकर भी बनाई थी। मोहम्मद रफीक साहब मिलकर आपके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन फिर मन मिले नहीं, जुदा जुदा सब हो गए। अब जाहिर है कि अकेले ही लड़ेंगे आप, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन फिर मैं वापस उसी सवाल पर लौटती हूँ जो आपको खराब लगेगा। मैं ये कह रही हूं कि लोकल तौर पर आपकी पार्टी का जनाधार घटा है पिछले कुछ समय में, ये दिखा है। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं सर, लोकसभा चुनावों में उसका इम्पैक्ट साफ नजर आया महबूबा मुफ्ती को लेकर। जाहिर है कि कुछ बदलावों की जरूरत तो आपकी पार्टी को भी होगी ना। देखिए, आपको मैं जरा याद दिलाऊं, 2014 के इलेक्शन में हमने घाटी की 3 सीटें ली थी और हमने 42 असेंबली सीट्स में लीड ली थी। उसके कुछ महीने बाद ही जब असेंबली का इलेक्शन हो गया तो हमने सिर्फ 25 सीटें ली, 42 हालांकि लीड थी। तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन को और असेंबली के इलेक्शन को, ये 2 डिफरेंट इलेक्शन है, इसको आप कंपेरिजन न करें, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इश्यूज होते हैं, हर यहाँ पर आप 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक कैंडिडेट, वहाँ 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट होंगे, तो ये बिल्कुल लोकल इश्यूज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नहीं, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार तो नहीं है ना आपके पास, 370 तो हट गया है ना साहब, सबसे बड़ा हथियार तो वही था ना आपके लिए। 370 के नाम पर तो खूब मनमर्जी की है ना आपकी पार्टियों ने सर। नंबर 2, जो अभी 370 के बाद के हालात बता रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई है, जिन तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे थे। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत रियासत, ओल्डेस्ट रियासत, इसके 2 टुकड़े किए गए, इसको डिग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में। यहाँ की जमीनें सेल पर, यहाँ के मिनरल सेल पर, और बात तो यह है कि वो कुछ दिन पहले ही एक कानून बना जहां पर SHO को भी ट्रांसफर करने के लिए LG साहब के को पावर्स इस्तेमाल करेंगे, चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर्स नहीं। ये तब्दीली कंटिन्यू रहेगा ना साहब, के बाद आई, और उसके बाद ये तो अभी भी 370 के बाद LG साहब के पावर्स तो रहेंगी ना। हालांकि इलेक्शन के बाद देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन LG साहब के पास तो पावर्स है ना। अभी मैंने खबर बताई थी सर, विस्थापितों का जो जमीन आवंटन है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आप सोचिए उन विस्थापितों को उनकी जमीन का अलॉटमेंट कितना जरूरी था। बीजेपी का तो एजेंडा ये था ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना है, और डिसएम्पावर का सिलसिला पीडीपी का एजेंडा बात सुनते नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ पीडीपी का एजेंडा तो बताइए, पीडीपी का एजेंडा तो बताइए। जिस तरह का
मेरे पास एजेंडा है कि जिस तरह से मैंने तो महबूबा मुफ्ती के सेंटिमेंट्स देखे हैं ना वहां पर बहुत सारे लोगों के लिए, उनकी सॉफ्टनेस देखी है ना मैंने बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे ज्यादा साहब, सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी, पत्थरबाजी, ऐसी तमाम घटनाएं होती रही जहां पर लोग वहां के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। आप ये सोचिए कि उनको काट दिया गया इन सब चीजों की वजह से। फिर चाहे नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की हकीकत है साहब, और ये वो हकीकत है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश आपकी पार्टी हमेशा करती रही। एक उसको कवर देने की कोशिश करती रही कि किसी को कुछ ना दिखे। एक नैरेटिव को आपने सेट किया। जम्मू कश्मीर की हालत कैसी रही है, पत्थरबाजी की घटना से लेके आतंकवादी घटनाओं तक, वो किसी से छिपी नहीं है सर। आप उसको कवर करते रहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो कहेंगे उसको कोई मानेगा नहीं ना। लोगों से पूछे, लोगों से ही पूछा है, लोगों से ही पूछा है। आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ अपने मन की बात कह रही हूँ? आपको लगता है जो मैं कह रही हूँ अपने मन की बात कर रही हूँ मोहम्मद रफीक साहब? तो आप बहुत गलत है। आप ही के लोगों से पूछ कर आई हूँ, आप ही के लोगों से पूछ कर आई हूँ, क्योंकि सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बात नहीं करती हूँ, ग्राउंड पर लोगों से जाकर बात कर पाई हूँ, और इसीलिए उनके मन की बात आपको बता रही हूँ। आपको लेकर, पीडीपी को लेकर उनके मन में क्या है, महबूबा मुफ्ती को लेकर उनके मन में क्या है, उसका सीधे रिजल्ट लोकसभा चुनावों में दिखा है। नीलोफर जी बहुत जरूरी है अपनी सोच में, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने का। नीलोफर जी, जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में असली जमहूरियत को लेकर और जमहूरियत के जश्न को लेकर सबको साथ मिलकर चलना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त है एक सेंस ऑफ अप्रोच में चेंज लाने का? सब आपका नाम नीलोफर जी नहीं है ना, तो नीलोफर जी को जवाब देने दीजिए ना, वो आपकी साथी पार्टी है, उनको जवाब देने दीजिए। नीलोफर जी, सेंस ऑफ अप्रोच की जरूरत नहीं है क्या? मैं बहुत पॉजिटिव नोट पर मैम बात कर रही हूं, मैं पन्ने नहीं पलटूंगी, मैं छोड़ देती हूँ। पूर्णिमा जी, आपने सही बात बोली कि सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी का एक स्लोगन ही रहा है, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर वो अपने साथ सबको चलाते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप खुद, आपकी एक टैग लाइन है कि 10 साल के बाद यहाँ पर फिर से पॉलिटिकल दंगल हो जाएगी। तो क्या वजह है कि यहाँ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अब जाकर उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया, और अब लोगों के प्रेशर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से यहाँ पर अब इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी यहाँ पर विजय जी बैठे हुए हैं, वो अभी रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। इनसे पूछ लीजिए 1983 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये रेलवे प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया। तो एक पुल बनाने से ये यहाँ के दिलों को जीत नहीं पाए, जो इन्होंने डिसएम्पावर यहाँ के लोगों को 5 अगस्त 2019 को किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि अगर इन्होंने दिल जीते होते तो लोकसभा में ये जरूर, जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने अपने पार्टनर्स उठाए थे, ABCD पार्टीज, खसूसन कश्मीर की मैं बात करूंगी, तो वो उनकी जमानतें जब्त नहीं हो जाती। तो इनसे पूछ लीजिए आप कि अगर इनके लोग खुश हैं इनके साथ, तो क्या वजह इन्होंने फील्ड छोड़ दिया? मैं ये मानती हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब का क्या हुआ जी? नीलोफर जी, उनकी सीट पर उनका हाल क्या हुआ? सुन लीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दे दीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दे दीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब का क्या एक सेंटिमेंट जो है आप खुद जानती हैं, आप जानती हैं, और ग्राउंड लेवल पर आप खुद कहती हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ। नाराजगी किस तरीके यहाँ का एक सेंटिमेंट, यहाँ का एक सेंटिमेंट जो है शायद वो एक्सप्लॉइट हो गया, ये कहकर कि उस शख्स को जेल से छोड़ दिया जाएगा, वो एक सेंटिमेंट था। उस सेंटिमेंट की हम भी कदर करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर एक फाइट एक डेटिन्यू को लेकर है, वो फाइट हम सब लड़े हर एक डेटिन्यू के लिए, हम उस चीज के लिए हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ आप देख लीजिए इन 10 सालों में बीजेपी जो सेंटर में रही है, जिन्होंने हुकूमत हम पर की है, कभी वो समर्थन में रहे, कोलिशन में रहे पीडीपी के साथ, कभी अभी तो वो एलजी के थ्रू हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इन 5 सालों में स्पेशली 2019, उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हमें ऐसी गवर्नेंस दे दी जिसे हम ये कहेंगे अच्छी गवर्नेंस थी? क्या अकाउंटेबिलिटी थी उसमें? क्या हमारा जो रेशो था अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या वो बड़ा कम हो गया? क्या यहाँ की इकोनॉमी जो थी, क्या वो बड़ी? हर जगह वो खुद से पूछिए, जब आपकी गवर्नेंस थी तो आपने उसमें कैसी लेगेसी को छोड़ा? आप खुद से पूछिए, आप खुद से पूछिए, जब आपकी गवर्नेंस थी तो आपने कैसी लेगेसी को छोड़ा है? मोहम्मद अमीन साहब 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, फिर उसके बाद जेजेपी के प्रवक्ता के पास एक क्लोजिंग कमेंट के लिए, और मेरे पास समय क्योंकि खत्म है। और याद आता है मुझे जब आज चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी,
ये पूर्णिमा बहुत जी- जरूरी है क्योंकि जमहूरियत का जश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं, ये दो लोकल पार्टी के लोग वहाँ पर बैठे हुए पर जहाँ पर राज कर रहे थे, इन लोगों ने कभी भी वहाँ का उत्थान नहीं चाहा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन कमीशन को भी कभी समय नहीं दिया कि वहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाए। उससे बचते रहे लोग। इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन को इन्वाइट नहीं किया डिलिमिटेशन के लिए। मैं डिलिमिटेशन के लिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, SC और ST को प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन इतनी बहादुरी से इलेक्शन कराएगा कि आप देखिएगा कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ और इतना अच्छा इलेक्शन कराएंगे जिसको दुनिया देखेगी। बिल्कुल सही बात कहा है हमारे राजीव जी ने, जो कहा है बिल्कुल सही बात कहा है, और निष्पक्ष इलेक्शन होगा जिसको कोई चैलेंज नहीं कर ठीक है, सकेगा। जल्दी से विवेक जी, साथ बरकरार है आपके साथ स्क्रीन पर पहली विंडो में जो नजर आ रहे हैं, ऑल इज वेल। विवेक जी म्यूट है साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। विवेक जी मैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम 90 की 90 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जो काम हमने करे हैं, चाहे वो 75% युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो पंचायती राज संस्थाओं में, चाहे वो महिलाओं को 33% आरक्षण राशन डिपो में देने की बात हो, चाहे किसान की खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने की बात हो 48 और 72 घंटे के अंदर, आपने तो चुनावी घोषणा पत्र ही जारी कर दिया साहब। ये भी सही नहीं, जो काम हमने किए हम वो बताने का काम कर रहे हैं पूर्णिमा जी। उसी तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छी बात है साहब। ये तो अच्छा मौका था कि आपने आज तारीखों का ऐलान हुआ और बता दिया कि कहाँ किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अजय जी जल्दी से 10 सेकंड में कुछ जोड़ना चाहेंगे प्लीज। देखिए, हरियाणा में तो ठीक आपने कहा कि ये जो सहयोगी हैं बीरू और जय की जोड़ी इनकी लगी हुई है, साथ ही रहेगी, ये लोग अलग नहीं होंगे। ये सब दिखावे के लिए आए हैं। चुनाव के अंतिम वक्त में 1 साल जब था तो इनको अलग किया गया है, अलग है नहीं। लेकिन हरियाणा की जनता समझ रही है, भीषणतम बेरोजगारी है पूरे देश में, सबसे ज्यादा सर्वाधिक बेरोजगारी दर है वहाँ पे हरियाणा में। सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है, NCVR का डाटा है। और जिस तरह से वहाँ पलायन हो रहा है अन्य प्रदेशों में, हरियाणा पहले अन्य प्रदेश से हरियाणा लोग जाते थे कमाने, अब हरियाणा से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी था। एक अलग से चर्चा होनी चाहिए और आगे शायद 90 का खेल है, और वो तो चुनावी तारीखों और 4 तारीख में जब नतीजे आएंगे उसके साथ साफ हो जाएगा कि कौन इस पे बाजी मारेगा।